तो बर्लिन लोग आते हैं वापस और ये पाते हैं कि वो जो राजाओं वाला जो सिस्टम था वो खत्म हो चुका है और एक वाइमार रिपब्लिक, एक डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है। और नो डाउट काफी गरीबी अब देखी जा रही है, सारा का सारा पैसा डूब चुका है, जो नेशनल इकोनॉमी है वो बिल्कुल क्रिपल हो चुकी है और अभी पैसा देना है और बहुत सारा पैसा देना है। तो बहुत बुरे हालात में है जर्मनी। अब जैसे वक्त आगे बढ़ता है 1919 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है। अब इसके बाद पैसा देना तो इन्होंने शुरू किया, जर्मनी ने पैसा जब देना शुरू किया, थोड़े टाइम में 1923 तक आते आते ये हुआ कि ये पब्लिक की तरफ से और ऐसे लोगों की तरफ से तो प्रेशर था ही कि आप क्यों पैसा दे रहे हो, जब पैसा नहीं है तो फिर क्यों पैसा दे रहे हो, जो पैसा है थोड़ा बहुत आप उसको हमारे देश में लगाओ, आप दे क्यों रहे हो, क्यों उनकी बात मान रहे हो। अब 3-4 साल हो भी चुके थे, तो जर्मनी ने यहाँ पे एक काम किया, पैसा नहीं दिया फ्रांस को, जो हर्जाना देना था हर साल वो हर्जाना इन्होंने दिया नहीं। तो इसकी वजह से अब क्या हुआ कि फ्रांस, इनको लगा कि देखा जाएगा कि क्या होता है। तो ये जो फ्रांस के उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे पॉइंटियर, इन्होंने साफ साफ इस चीज को डिक्लेयर किया कि अगर जर्मनी हमें पैसा नहीं देगा तो हम पैसा निकलवा लेंगे। तो एक एरिया था जिसको कहा जाता है रूर, ये जर्मनी का मेन इंडस्ट्रियल एरिया था और इसी में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था, इसी से थोड़ा बहुत जो इकोनॉमी चल रही थी, इसी से चल रही थी। तो फ्रांस ने अटैक कर दिया रूर पे और जर्मनी की कोई आर्मी बची नहीं थी, तो आर्मी रेजिस्ट भी नहीं कर पाई, रूर का पूरा इलाका फ्रांस ने ले लिया और ये काफी ह्यूमिलिएटिंग बात थी जर्मनी के लिए। और जब ये चीज हो गया तो पूरे जर्मनी में प्रोटेस्ट शुरू हो गए, क्योंकि अब आर्मी तो है नहीं लड़ने के लिए, तो प्रोटेस्ट शुरू हो गए पूरे जर्मनी में और जितने भी वर्कर्स हैं वो सब स्ट्राइक पे चले गए कि हम ये काम ही नहीं करेंगे तो ये फ्रांस वाले लोग यहाँ से क्या लेके जा पाएंगे। और बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट मूवमेंट चलते रहे और फ्रांस ने पूरी तरीके से रूर को काट दिया जर्मनी से। मतलब हाल ये हो गए कि जर्मनी, ये ऐसे जो रेलगाड़ियां मालगाड़ियां बिल्कुल खाली पड़ी रही, क्योंकि सारे वर्कर्स तो स्ट्राइक पे थे, जर्मन वर्कर्स। फ्रांस ने क्या किया कि जर्मन वर्कर्स काम नहीं कर रहे हैं, फ्रांस अपने यहां से वर्कर ले आया और अब रूर का इलाका पूरी तरीके से फ्रांस के कंट्रोल में है। और हाल ये थे कि अगर जर्मन लोग जब रूर में आते थे तो उनको इस तरीके से चेकिंग होती थी कि जैसे वो अपने देश में नहीं जा रहे हैं, वो किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, चेकिंग ऐसे हो रही है। तो ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी जर्मनी को, वैसे ही तंग थे और ज्यादा उनकी बेइज्जती हो रही है कि हमारा इतना महान देश, जर्मन देश और इतना महान देश, और आज हमें क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। तो बहुत कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा था आम जनता के अंदर। तो ऐसे कई सारे प्रोटेस्ट हुए, वायलेंस शुरू हुआ, तो सेना ने, फ्रांस की सेना ने बहुत सारे लोग मारे भी। अब वायलेंस चल रहा है इन सब के चलते। अब ये रूर का इलाका, यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो जो थोड़ी बहुत इकोनॉमी चल रही थी वो भी ठप पड़ गई जर्मनी की। अब इकोनॉमी तो चलानी है तो काम तो चलना पड़ेगा। तो इसके चलते शुरुआत, ये इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ने लगा जर्मनी में। इन्फ्लेशन का मतलब जिसको हिंदी के टर्म्स में कहते हैं महंगाई। इन्फ्लेशन का सेंस ये होता है कि पैसे की कीमत कम हो रही है, और पैसे की कीमत कब कम होती है, जब पैसा मार्केट में ज्यादा होता है। ये डिमांड एंड सप्लाई वाली सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो कीमतें इस तरीके से बढ़ती हैं जब पैसे की सप्लाई ज्यादा होती है। तो अब जर्मनी की इकोनॉमी बहुत क्रिपल्ड हालात में है, तो जर्मनी ने यहाँ पे और पैसा छापना शुरू किया और ये जो राइक्सटाग, ये जो बैंक था इनका, इन्होंने और पैसा प्रिंट करना शुरू किया, क्योंकि इन्हें लोगों की सैलरी भी देनी है और भी तरह के खर्चे हैं, रिपेरेशंस अब देना शुरू करना पड़ेगा इन्हें। तो खैर बहुत बुरे हाल थे। तो यहाँ पे जब और करेंसी निकालते जा रहे हैं तो हम देखते हैं जर्मन मार्क इनकी करेंसी थी, ये छापते ही जा रहे हैं पैसा,
तो पैसे की कीमत कम होती जा रही है। और करते करते 1 मिलियन 1 बिलियन के नोट छापे गए हैं। सोचिए, एक नोट 1 करोड़ का, एक नोट 10 करोड़ का, और ये अनएंडिंग गेम है। और इसके चलते क्या होने लगा कि जितने भी जर्मन लोगों की बची हुई जितनी भी सेविंग्स थी, ये सब सेविंग्स बिल्कुल हवा हो गई, पत्तों के जैसे उड़ने लग गए कि सारी सेविंग्स खराब हो गई आपकी। जितना जिंदगी में आपने कमाया था, अब जब पैसे की कोई कीमत ही नहीं बची तो आपकी सारी सेविंग्स गई। तो यहाँ पे जो मिडिल क्लास था, इसके अंदर एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो था ही था, नाराजगी गुस्सा था ही था, एक डर भी बैठता जा रहा है कि मिडिल क्लास अब गरीब क्लास होता जा रहा है। और प्राइसेस, हाल ये थे कि कीमतें हर 4 दिन में 2 गुना हो रही थी, और इतने बड़े बड़े लाइनें लगती थी खाने पीने की चीजों के आगे। कई बार फूड राइट्स भी हो जाते थे, कीमतें बढ़ती जा रही हैं। और हाल ये हो गए थे लास्ट तक आते आते कि जैसे एक ब्रेड का लोफ जनवरी 1923 में 250 मार्क का मिल रहा है, नवंबर तक आते आते वो इतने मार्क्स का है। इतने मार्क्स, अब सोचिए 1-1 लाख के, 1-1 करोड़ मार्क्स के वो नोट छप रहे हैं, और ये सिर्फ एक ब्रेड का वो है, एक ब्रेड का पीस। तो इतने नोट छप रहे हैं, तो सूटकेस में भर के लोग, मतलब लोगों को तनख्वाह मिलती थी, जब सूटकेस में वो लोगों को तनख्वाह मिलती थी, मार्केट जाते थे, सूटकेस लेके जाते थे, नोटों का भरा बैग। और हाल ये थे कि अगर आप नोटों का भरा बैग अगर मार्केट में छोड़ दो तो लोग बैग चोरी कर लेते थे, नोट रहने देते थे, क्योंकि नोट से ज्यादा कीमती बैग हो चुका है। ये हाल देखे हैं दुनिया ने। और क्यों ऐसा? क्योंकि सब इमेजिन सिस्टम है। पैसे की कीमत तभी है जब आप उसको पैसा मान रहे हैं। सब इमेजिन रियलिटीज हैं, वरना कीमत किसी चीज की कुछ नहीं। और हाल जर्मनी के ये थे कि जैसे आपको एक नोटबुक लेनी है, तो वो खरीदने में आपको जितना पैसा लगेगा, इससे अच्छा आप नोट में ही लिख लीजिए। तो स्कूलों के, ये सब स्कूलों के सीन है, बच्चे नोटबुक के बजाय नोटों में लिख रहे हैं, पैसे के नोटों में लिख रहे हैं, कुछ इस तरीके से पैसा ला रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ये हाल हो गए थे कि सुबह के टाइम में कीमतें कुछ और हैं, और शाम तक आते आते वही जो खाना आप खा रहे हैं उसकी कीमत और बढ़ गई है। इतना वॉलेटाइल हो चुका था, इतना पैसा छापा जा रहा था, क्योंकि पैसा इनको देना है। लोग इस तरीके से शोकेस बना रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, नोटों की गड्डियां हैं। और हाल ये तक आ गए थे कि जैसे आग जलानी है तो लकड़ी खरीदना इतना महंगा पड़ेगा, इससे अच्छा नोटों को आप जला लीजिए, वो ज्यादा सस्ता है। ये हाल हो गए थे जर्मनी के, और इसको कहा जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। ऐसे ये सूटकेसेस हैं पैसों से भरे हुए, और सूटकेसेस की ज्यादा कीमत है अंदर के नोटों के मुकाबले। और बैंकिंग सिस्टम पूरी तरीके से डूब चुका था। 100 बिलियन मार्क, 100 करोड़ का एक नोट। ये होता है जब, और यहां से हम इतिहास का एक सबक जरूर सीखिए, ये तब होता है जब बैंक बेतहाशा पैसा छापते हैं। जब आप पैसा छापोगे तो पैसे की कीमत कम होते जाएगी, पैसे की कीमत कम होगी तो वही ब्रेड जो आपको 10 रुपए मिल रही, वही ब्रेड आपको 100 रुपए दे रहे हो तब मिलेगी। और जब कीमतें इतनी बढ़ रही हैं तो आपको सैलरी देनी है लोगों की, तो आपके पास पैसा नहीं, तो पैसा और छाप रहे हो, और पैसा छाप के सैलरी दे रहे हो, तो उससे और महंगाई बढ़ रही है। तो वो एक मतलब एक लूप बन जाता है, और वो लूप से आप बाहर नहीं निकल पाते। और लूप से बाहर निकलने का बस एक ही तरीका है, पूरी करेंसी को खत्म किया जाए, जो किया गया बाद में। तो खैर ये हाल थे जर्मनी के हाइपर इन्फ्लेशन। ये पहली बार इतिहास में कुछ ऐसा सा देख रहे थे लोग कि ये सीन हो रहे हैं। और इन सब सीन्स, ये सब जो चीजें हैं, ये सब का सब कंट्रीब्यूट कर रही थी नाजी पार्टी के राइज में, वर्कर्स पार्टी। और हिटलर अपनी तरफ से तो लगा ही हुआ था, स्पीचेस देना और ये सब चीजें। और उस टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी आर्मी हुआ करती थी, तो इनकी आर्मी भी थी, ऐसे जिसको स्टॉर्म ट्रूपर्स कहा जाता है। और इस टाइम पे जर्मन चांसलर थे स्ट्रेसमान,
इन्होंने इस चीज को समझा कि ये डेडलॉक हमें मिटाना पड़ेगा, रूर के इलाके को हमें दोबारा से चालू करना पड़ेगा। तो इन्होंने इस चीज को माना कि हम रिपेरेशंस देने के लिए तैयार हैं फ्रांस को, और फ्रांस ये रूर का इलाका खाली करे। और ये यहां पे आता है अमेरिका बीच में। तो यहां अमेरिका लाता है डेव्स प्लान। तो डेव्स प्लान के चलते अमेरिका बेल आउट करता है जर्मनी को, कि यानी कि अमेरिका कहता है कि आपके पास पैसा नहीं, हम आपको लोन दे रहे हैं और उस लोन से आप फ्रांस को पैसा दीजिए। और यहां पे भी कैसे एक सर्किल बन रहा है, जर्मनी को पैसा देना है फ्रांस को और फ्रांस को पैसा देना है अमेरिका को। अमेरिका पैसा दे रहा है जर्मनी को कि तुम इसको पैसा दो और ये हमें पैसा दे, और इस पूरे सिस्टम में फायदा अमेरिका का हो रहा है, अमेरिकन बिजनेसेस का। तो खैर ये पूरा सीन चलता रहा। और जब ये चीज किया जर्मन चांसलर ने कि हम रूर के इलाके को हम दोबारा चालू करना है, रिपेरेशंस हम देने तैयार हैं, तो ये चीज ऑब्वियसली फिर से लोगों को नहीं पसंद आ रही कि आप दोबारा से झुक गए। अब कोई चारा भी नहीं है, आर्मी बची नहीं है, आर्मी बनाने के लिए इकोनॉमी भी नहीं है आपके पास। तो ये आर्मी जनरल जो थे लुडेनडॉर्फ, इन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया हिटलर का, और इन्होंने 1923 में ये डिसाइड किया कि हम जाते हैं और सरकार का तख्ता पलट कर देते हैं और हम ताकत में आ जाते हैं। और हिटलर का सीधा से ये प्लान था कि हमें युद्ध करना चाहिए। खैर लेकिन इनका ये प्लान कामयाब हुआ नहीं, क्योंकि ना पुलिस ना आर्मी कोई सपोर्ट इनको ज्यादा मिला नहीं। तो इनके स्टॉर्म ट्रूपर्स भी इतने तैयार नहीं थे जो इनकी एसए आर्मी थी। तो हिटलर को गिरफ्तार किया जाता है और जेल में डाला जाता है। और यहीं जेल में रहते रहते हिटलर अब क्योंकि एक सेलिब्रिटी जैसा होने लग गए थे, यहीं पे इन्होंने किताब लिखी। किताब का नाम मेन काम्फ, जिसका मतलब होता है माय स्टोरी। ये सर डेव्स, जो डेव्स प्लान वाले डेव्स, और ये सब के चलते डेव्स प्लान के बाद ये रूर का इलाका खाली होता है, दोबारा से चालू होता है ये सिस्टम। और एक आगे के टाइम में एक लकारनो पैक्ट किया गया, यही जर्मन चांसलर जाते हैं और ये डिसाइड होता है कि अब से कोई ये सम्मान करेंगे एक दूसरे की बाउंड्रीज का। पैसा दे ना दे ये नहीं होगा कि आप घुसे चले आए, ना हम आपके में एरिया में घुसेंगे ना आप हमारे एरिया में घुसेंगे। तो ये पैक्ट होता है और उम्मीद करी जाती है कि अब यूरोप में शांति होगी, और लीग ऑफ नेशंस में जर्मनी भी शामिल होता है। खैर जर्मन अब अमेरिका से पैसा आना शुरू होता है, अमेरिका लोन दे रहा है जर्मनी को, तो लाइफ नॉर्मल की तरफ आना शुरू होती है थोड़ा थोड़ा। तो अब 1924-5 के बाद से लाइफ थोड़ा सा बेटर होना शुरू हुई है, और ये एक्सट्रीम मौज मस्ती वाला टाइम था। मौज मस्ती वाला टाइम इस सेंस में कि जब लाइफ इतने बुरे हाल में हो जाती है तो आदमी टेंशन करना छोड़ देता है। तो ये जर्मनी इस टाइम पे पूरे फुल फ्लेजेड पार्टी मोड में था, जर्मनी का इनफैक्ट पूरा यूरोप। और यही टाइम पे बहुत सारे ये बार्स, डिस्कोज, इसका कल्चर शुरू होता है। म्यूजिक में हमें इस चीज का देखना शुरू मिलता है, नए फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक निकलना शुरू हो रहे हैं। खैर जो लोग गरीब हैं वो तो मर ही रहे हैं। तो ये सब लाइफ नॉर्मल की तरफ आना शुरू होती है, और लाइफ नॉर्मल की तरफ आना शुरू होती ही है। कुछ साल होते हैं कि साल आता है 1929, और 1929 में होता है द ग्रेट डिप्रेशन। द ग्रेट डिप्रेशन ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सी चीज है, जिसको बहुत सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें तो अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स होता है, ठीक है। और ये बहुत एक अलग ही टॉपिक है कि क्या हुआ ग्रेट डिप्रेशन में, ऐसा क्या हो गया कि बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हुआ। और ये बैंकिंग सिस्टम के फ्लॉज हैं, टाइम टाइम पे होता रहता है, रिसेशन जिस चीज को हम कहते हैं। तो बैंक्स खामखा में लोन देते हैं, लोन रिकवर नहीं होता है, ऐसा होता है वैसा होता है, और बहुत सारे रॉन्ग पॉलिसीज, रॉन्ग फैसले। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। तो अब ग्रेट डिप्रेशन होता है, अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स होता है, ठीक है। ये स्पार्टिकल्स राइजिंग, ये छोटा। तो 1923 क्राइसिस, फ्रांस
ने रूर का एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, तो जर्मन इकोनॉमिक क्राइसिस, बहुत हाइपर इन्फ्लेशन होता है। ये सब हाइपर इन्फ्लेशन की तस्वीरें हैं। जर्मन मार्क की वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ती गई, यूएस डॉलर के मुकाबले कितना, इनफैक्ट वैल्यू बढ़ती क्या गई, वैल्यू कम हो रही है, यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो सीरियस इन्फ्लेशन। 1 आउंस ऑफ गोल्ड की कीमत कैसे कैसे बढ़ रही है, तो ये आपको दिख रहा है कितने मार्क्स, 1 आउंस गोल्ड। और ये ऐतिहासिक फोटोग्राफ्स हैं, पैसों की पतंग बना के उड़ाई जा रही है, बच्चे खेल रहे हैं, लोग ये कितने 9 समथिंग पता नहीं प्रदर्शनी लगा रहे हैं, लोग पैसा जला रहे हैं। खैर, ये डेव्स प्लान होता है। डेव्स प्लान बस यही था कि अमेरिका लोन देगा जर्मनी को, जर्मनी चुकाएगा इंग्लैंड एंड फ्रांस को, और ये लोग के पास जब पैसा आएगा, क्योंकि पैसा इन पे भी नहीं बचा है, इन पे जब पैसा आएगा तो ये यूएस को वापस देंगे। पैसे का एक सर्कुलेशन हो रहा है। और यहां पे आता है 1929, द ग्रेट डिप्रेशन, ह्यूज लॉसेस, वॉल स्ट्रीट। और ये भी अगर इतिहास के पन्नों में देखा जाए और खोजा जाए कि क्या हुआ था और क्या गड़बड़ियां हुई, तो बहुत काले कारनामे हैं बहुत लोगों के। खैर, तो वॉल स्ट्रीट क्रैश होता है और अमेरिका में इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। अमेरिका में न जाने कितने लोगों की लाइफ सेविंग्स खत्म हो जाती हैं, बैंकिंग सिस्टम क्रैश हो जाता है, जिनका पैसा बैंकों में जमा था सारा पैसा उन्होंने खो दिया। और ये हाल हो गए थे लोगों के, जब बिजनेसेस के पास पैसा नहीं है, बिजनेसेस सारे बंद हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया अमेरिका में। और ये भी सब ऐतिहासिक फोटोग्राफ्स हैं द ग्रेट डिप्रेशन की। इतना बुरा हाल कभी भी किसी रिसेशन में नहीं आया। जैसे ये फोटोग्राफ है, $100 में ये आदमी कार खरीद रहा है, सारा पैसा गवा चुका है स्टॉक मार्केट में। और छोटा सा बच्चा, व्हाई कांट यू गिव माई डैड अ जॉब, 4 चिल्ड्रंस फॉर सेल, ऐसे भी चीजें हुई हैं। लोगों ने अपने बच्चे बेचे हैं और वांटेड अ जॉब, इस टाइप से लोग प्लेकार्ड्स लेके गलियों में घूमते रहते थे कि कोई नौकरी दे दे, कहीं से कुछ पैसा आ जाए। आई नो 3 trades, 3 languages, fought for 3 years, have 3 children, but no work for 3 months। तो इन सब के चलते हाइपर ये ग्रेट डिप्रेशन, अमेरिका जो पैसा दे रहा था जर्मनी को, पैसा देना अमेरिका ने बंद कर दिया। अब जर्मनी के हाल फिर से वही हो गए जो जहां से शुरू हुए थे। और इस सब का बहुत बुरा असर पड़ता है जर्मनी पे। और इतने बुरे हाल में ये सब चीजें कैटलिस्ट बनती जा रही थी हिटलर्स राइज टू पावर का। और हिटलर के अंडर में ये इनकी पार्टी बढ़ती जा रही थी और ये पार्टी थी। और उस टाइम पे कह लीजिए एक डर का माहौल बन गया था जर्मनी में कि इतना पॉलिटिकल मूवमेंट हो रहा है, तो जितने बड़े लोग थे, बड़े बिजनेसेस, इनको इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हो जाए, कि सारे वर्कर लोग मिलके तख्ता पलट कर दें और वर्कर्स गवर्नमेंट बना लें और प्राइवेटाइज कर दें, मतलब ये नेशनलाइज कर दें सारे इंडस्ट्रीज को। तो अभी जैसे कोई कार की कंपनी है तो उसका सारा बेनिफिट उस एक कंपनी को जाता है, उसके मालिक को जाता है, वो नेशनलाइज कर दें, क्योंकि वर्कर्स पार्टीज ऐसा ही करती हैं। कम्युनिस्ट मूवमेंट जब पावर में आते हैं तो ये सब प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म कर देते हैं कि आपकी कंपनी थी, अब ये देश की कंपनी है, तो अब इस कंपनी में आएगा वो देश की इकोनॉमी में आएगा, तो उस आदमी का तो नुकसान हो गया। तो ऐसे जो बड़े बिजनेसेस थे, इनको इस बात का डर था कि कम्युनिस्ट अपराइजिंग ना हो जाए, क्योंकि गरीबी इतनी बढ़ गई है और पॉलिटिकल अवेयरनेस इतना ज्यादा हो रहा है और जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी मजबूत होती जा रही थी। तो सब बड़े बिजनेसेस ने फंड किया इस आदमी को। ये आदमी हमेशा से इस चीज के बारे में बिल्कुल क्लियर कट श्योर था कुछ चीजों के लिए,
जैसे यहां पे हम देखते हैं कुछ चीजों के लिए आदमी बिल्कुल क्लियर कट श्योर था कि हमें क्या करना है पावर में आके, ठीक है। तो ये सब जर्मनी, और उसी टाइम पे सोशल चेंजेस बहुत सारे हो रहे थे जर्मनी में। औरतों को राइट टू वोट मिल रहा था, औरतें काम कर रही थी, तो एक ये वाली बातें भी थी, हमारा कल्चर बदल रहा है और ये सब चीजें हो रही हैं, और इस सब के चलते बहुत एंजाइटी लोगों के अंदर थी। ठीक है, तो हिटलर जब जेल में था तो यहां पे इनने किताब लिखी मेन काम्फ, यानी कि माय स्टोरी, और इसमें इसने बेसिक तौर पे तीन यहाँ पे तो तीन ही है, और भी। सबसे पहला इसका ये था टेरिटोरियल एक्सपेंशन। इसका विजन क्या था हिटलर का? पहली चीज का वो इलाका जो हमसे छीन लिया गया, हमें युद्ध करना है और हमें वो इलाका दोबारा से जीतना है, पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ वो इलाका नहीं जीतना है, जर्मनी, इसका ये मानना था कि जर्मन जो लोग हैं हम सुपीरियर रेस के हैं, तो हम मतलब है कि हमें भगवान ने इस तरीके का बनाया कि हम राज करें, बाकी सब हमसे इंफीरियर हैं। तो जैसे जंगल राज जो चीज होती है ना, कि जिसकी जो सुपीरियर है वो राज करेगा, बाकी सब लोग दबे रहेंगे। तो ये इंसानों में इस चीज की कल्पना करता था कि हम जर्मन है, हम राज करेंगे, तो बाकी सबको हम हटा देंगे, बाकी सब हमारे गुलाम रहेंगे, जो बचेंगे जिंदा बचेंगे जो थोड़े बहुत लोग, बाकी सब हम जर्मनी को बड़ा बनाएंगे। अ रेशियली प्योर स्टेट, कि जितने भी इम्प्योर रेसेस के लोग हैं, और खास तौर पे जो ज्यूज हैं, यहूदी, इनको तो खत्म करना है पूरी तरीके से। एलिमिनेशन ऑफ यूरोपियन ज्यूज, की यूरोप को जर्मन यहूदियों से खाली कर देना है। तो ये इसका भी इतिहास, इसको भी हम देखेंगे। और इसमें एक और चीज थी, हिटलर पूरी तरीके से कह लीजिए ही वॉज एंटी कम्युनिस्ट। तो हिटलर के विजन्स में अगर हम देखें तो पहली चीज तो ये हमेशा कहा करता था कि हम वॉर करेंगे, और वॉर करेंगे तो हम टेरिटरी हासिल करेंगे, और जब टेरिटरी हासिल करेंगे तो वहीं से हमें पैसा मिलेगा, और उसी पैसे से हम अपने देश को और मजबूत बनाएंगे। तो ये वॉर की चीज थी। दूसरी तरफ जीनोसाइड्स, इसका ये विजन था हमेशा से, और जीनोसाइड्स में ये सबको अपना दुश्मन किसी ना किसी सेंस में बनाता था। जो बोल्शेविक लोग थे, यानी कि जो रशिया के लोग थे, रशिया के कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन बोल्शेविक तो पॉलिटिकल पार्टी है, इनको ये बहुत बुरा मानता था कि ये बहुत ही खराब लोग हैं, ये जीने लायक नहीं है। इसके बाद यहूदी लोगों को तो ये कहा करता था कि ये हमेशा से, वैसे यहूदियों के लिए यूरोप में हमेशा से कुछ स्टीरियोटाइप्स थे कि ये लोग अच्छे नहीं होते और ऐसा वैसा। और वर्ल्ड वॉर 1 में इसका ही कहना था यहूदियों ने साथ नहीं दिया जर्मनी का और ऐसा वैसा, सब बातें गलत हैं, लेकिन इसका मन तो यहूदी एंड एक्सेट्रा जितने भी लोग हैं इनको खत्म करो, जो भी हैंडीकैप्ड है, फिजिकली हैंडीकैप्ड, मेंटली हैंडीकैप्ड, रोमा लोग, सिंथी लोग, जितने अलग अलग कल्चर्स के लोग, इन सब को खत्म करो। तो जीनोसाइड। और एक तीसरा ये था एंटी कम्युनिस्ट। ये एक बहुत खास बात जिसकी वजह से इसको बड़े बड़े बिजनेसेस की तरफ से फंडिंग मिली, और इस फंडिंग का यूज करके इसने अखबार चलाए, इस फंडिंग का यूज करके इसने अपनी आर्मी बनाई, स्टॉर्म ट्रूपर्स, ऐसे, मतलब इसकी क्या पार्टी की आर्मी थी, इसने और बढ़ाया, और इसी फंडिंग के इस्तेमाल से ये पार्टी और ताकतवर होती चली गई। और कॉर्पोरेट्स का पूरा सपोर्ट हिटलर को हमेशा मिला, क्योंकि कॉर्पोरेट्स डरते थे इन कम्युनिस्ट लोगों से, ये ताकत में आ गए तो प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म कर देंगे, जैसा रशिया में हुआ था। तो कुछ भी, किसी भी आदमी को ताकत में ले आओ, लेकिन ये कम्युनिस्ट हटने चाहिए। तो जब ये एंटी कम्युनिस्ट बातें करता था तो लोग इसको सपोर्ट कर देते थे बड़े बिजनेसेस में, और जहां पैसा आ गया वो फिर पार्टी और ताकतवर होती चली गई। तो ये हिटलर की आइडियोलॉजीज, और ये सब चीजें हिटलर ने अपनी किताब में लिखा है मेन काम्फ में।
सब कुछ भी छुपा नहीं था कि हमें रशिया को भी मारना है, हमें फ्रांस को भी मारना है, हमें यहूदियों को भी मारना है, हमें ये सब को खत्म करना है, हमें जर्मनी को इतना बड़ा बना देना है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये इसकी पॉपुलैरिटी, हिटलर की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी। तो ये हिटलर के इंटेंशंस थे, जिन इंटेंशंस को इसने कभी नहीं छुपाया, पूरी तरीके से प्रोपोगेट हमेशा किया। इनकी ताकत बढ़ती जा रही है। और सिर्फ पार्टी नहीं, इन्होंने कल्ट बनाना शुरू किया है। एक प्रॉपर यूनिफॉर्म है, सिंबल्स हैं, साइंस एंड सिंबल्स, जो पुराने सिंबल्स हैं सबको मिला के सिंबल्स, सल्यूट, नाजी सल्यूट, कुछ रिचुअल्स करना। तो ये बड़ा अजीब सा एक कल्ट बन रहा था ये। और इस कल्ट के अंदर ही अंदर न जाने कितने तरह की बातें थी, जो बातें अभी इस चैप्टर के स्कोप में नहीं है। और बाकी सब चीजें बहुत अलग अलग तरह की चीजें थी, जो पुराने टाइम की जो रहस्य हैं, उन सब रहस्यों को ये जोड़ते थे अपनी आइडियोलॉजीज में। इनका ये मानना था, अगर मतलब इस सेंस में देखा जाए कि जर्मन लोग कौन है, तो एटलांटिस का एक यूरोप में काफी फेमस सा एक किस्सा चलता है कि अटलांटिस एक बहुत एक आइलैंड था अटलांटिक ओशन में। तो वो बहुत मतलब पैराडाइज के जैसा था, स्वर्ग के जैसा था, वहां बहुत अच्छी सब चीजें थी। फिर एक बाढ़ आती है बहुत, और अटलांटिस से आर्यंस जो है ये बाहर निकलते हैं बाकी इलाकों में, और ये आर्यंस दुनिया के अलग अलग जहां जहां पहुंचे वहां ये सिविलाइजेशंस लेके गए। तो इन लोगों का ये मानना था कि आर्यन लोग जो हैं, जो ये सुपीरियर रेस है आर्यंस की, इनका ये मानना था ये आर्यंस लोग दुनिया में जहां जहां गए वहां वहां सिविलाइजेशन लेके गए। लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग्स, दुनिया में जितनी महान चीजें हैं वो सब आर्यंस ने करी हैं, और बाकी सब लोग तो जानवर हैं। और जानवरों के साथ कैसा सलूक होता है, जानवरों के जैसा होता है। और कुछ जो हैं वो पैरासाइट्स हैं, मतलब कह लीजिए कि ऐसे कीड़े हैं जो कि हमारे समाज को नुकसान कर रहे हैं। कीड़े कौन है? यहूदी लोग और भी बाकी सारे लोग। तो कीड़ों को खत्म करना है, जानवरों को अपने काबू में करना है, और हमें राज करना है। और इस सेंस में जो थॉर का हथौड़ा कहीं ढूंढ रहे हैं, कहीं कुछ ढूंढ रहे हैं, होली ग्रेल ढूंढ रहे हैं, और कनेक्शंस फाइंड कर रहे हैं सारे एंशिएंट सिविलाइजेशंस में। तो इनके अंदर के कल्ट एक चल रहा था, अलग ही पागलपन इनका चल रहा है। तो खैर, इस सब के चलते इनका पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। और उस टाइम पे जर्मनी में बहुत पॉलिटिकल पार्टीज हो रही थी, और इन सब पॉलिटिकल पार्टीज में ये पार्टी का दबदबा बढ़ते जा रहा था। और हिटलर नई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा था, रेडियो का यूज कर रहा था, और क्योंकि पैसा है तो सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा कर सकते हैं ये लोग। पैसा है तो और लोगों को खरीद सकते हैं। और क्या हो रहा था, जब इन पे इतना पैसा है तो ये जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको अपनी पार्टी में रख लेते थे, और पार्टी में मुफ्त का खाना, मुफ्त का दारू, मुफ्त का मौज मस्ती और बाकी सब चीजें हो ही रही हैं। और यहूदियों को दुश्मन बनाते थे, तो यहूदियों की दुकानें लूटते थे। तो जो भी यहूदियों की दुकानें लूटी, तो वो सारा का सारा जो भी लूट का आया पैसा, सामान, वो सब इन्हीं का है। क्योंकि ये लोग कहते ही थे कि सारी दुनिया हमारी, बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं, इन कीड़े मकोड़ों ने हमसे सब छीन लिया है, तो हमें वापस लेना है। तो जब लूटते थे, किसी को ये मारते थे, तो इनके अंदर गिल्ट नहीं होता था। जैसे आतंकवादी होते हैं, बचपन से उनको वो सिखाया जाए कि ऐसी है दुनिया, तो वैसी देखने लगते हैं। तो इनको गिल्ट नहीं होता था किसी को मारने से पहले, क्योंकि वही सिखाया गया है कि आपसे सब छीन लिया गया है, और ये सब कीड़े मकोड़े इनको ये मारने के लायक ही हैं। तो खैर, इस सब के चलते इनकी पार्टी मजबूत होती जा रही थी, और बड़े बिजनेसेस का भी खूब हाथ था इन पे, पैसे की कोई कमी थी नहीं, इनकी पावर बढ़ती जा रही है। अब 1923 से हम शुरू हुए थे, हाइपर इन्फ्लेशन, ग्रेट डिप्रेशन 1929, 1933 तक आते आते सीन ये होता है कि अब वाइमार रिपब्लिक की अगर हम एक बात करें, वाइमार रिपब्लिक के कुछ बहुत खास डिफेक्ट्स थे, जिन डिफेक्ट्स की वजह से
ये सब चीजें और ज्यादा बढ़ी। वाइमार रिपब्लिक में होता था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसका ये मतलब होता है जिस पार्टी को जितने वोट मिले उसको उतनी सीटें मिलेंगी। तो इसकी वजह से क्या होता था, किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती थी, तो इसकी वजह से कोएलिशन गवर्नमेंट्स बनती थी सिर्फ, और ये टूटती बनती रहती थी क्योंकि ढंग से काम हो नहीं पाता था रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स। और इसमें आर्टिकल 48 था इनके कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स थी कि वो कभी भी इमरजेंसी इंपोज कर देगा और सारे सिविल राइट्स को खत्म कर देगा, मार्शल लॉ लगा देगा। और इसके बाद इस सब के चलते क्या हुआ, जो 20 डिफरेंट कोएलिशन गवर्नमेंट्स बनी 14 साल के अंदर। पहले 14 साल में 20 सरकारें बदल रही हैं, नया चांसलर ये हट रहा है, फिर कोई आ रहा है, फिर कोई हट रहा है, फिर कोई आ रहा है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तो किसी की मेजॉरिटी नहीं बन रही है। किसी को 20% वोट तो 20% सीटें आपकी हैं, 25% वोट 25% सीट आपकी हैं, तो ढंग से काम ही नहीं हो पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ था। अब इस सब के चलते क्या होता है, जो जितने चुनाव टाइम टाइम पे होते रहते थे और चुनाव में जो इनका रिप्रेजेंटेशन है, ये नाजी लोगों का, इनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ता जा रहा था। नो डाउट कभी बहुत ज्यादा नहीं हो पाया, चाहे जितना पैसा इन्होंने लगा लिया, चाहे जो लगा लिया, इनको कभी 40% से ज्यादा वोट नहीं मिला जो इनकी नाजी पार्टी थी। लेकिन खैर ये इतना बड़ा सेलिब्रिटी हो गया था हिटलर, और इतना पावर इनकी हो गई थी कि जिसके चलते ये एक बहुत बड़ा चैलेंजर एक साबित हो रहा था। ठीक है, तो नाजी पार्टी हम जैसे देखते हैं, इनकी सीटें 12 सीटें इनको मिली थी, और 1932 तक आते आते 196 सीटें इनको आ गई थी। 1933 में 288 ये लिमिट थी। 288 सीटें जब ये आई तो बिगेस्ट पार्टी ये हो गए थे, 40% करीब वोट इनको मिला था। और इस सब के चलते ये पॉपुलैरिटी हिटलर की जैसे बढ़ते हम देख रहे हैं, किस तरीके से इनका वोट शेयर बढ़ रहा है। तो वोट शेयर बढ़ रहा है, और ये इसने बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस करना शुरू किया था कि हम जर्मनी को दोबारा से महान बनाएंगे जैसा वो पहले था, जर्मनी को स्ट्रॉन्गेस्ट देश बनाएंगे, ट्रीटी ऑफ वर्साई ने हमारे साथ जो बदसलूकी करी है हम इसको सही करेंगे, और यूथ को हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, पूरी तरीके से बेरोजगारी खत्म करेंगे, हम गरीबी खत्म करेंगे। ऐसे बड़े बड़े वादे कि हम जर्मनी को दोबारा से महान बनाएंगे। इस सब के चलते इतना बड़ा सेलिब्रिटी होता जा रहा था, और इसने ये भी कहा कि हम दोबारा कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन नहीं होने देंगे कहीं। तो इस सब के चलते ये प्रेशर पड़ रहा था इन पे, जो जर्मनी की सरकार है। अब नए नए चांसलर बनते जा रहे थे टाइम टाइम पे, तो इस सब के चलते यहाँ पे इनकी भी एक बैक स्टोरी है, लंबा हो जाएगा लेकिन अभी उसमें नहीं जाएंगे। 4 लोग अलग अलग टाइम में 1929 से 33 4 चांसलर बदल चुके थे, और फाइनली फिर नवंबर 32 इलेक्शंस होते हैं, और यहां पे जितने भी ये चांसलर लोग थे, इस टाइम पे फ्रांस के प्रेसिडेंट थे हिंडनबर्ग, जो कि काइजर विलियम के टाइम के एक बहुत बड़े मिनिस्टर रहे थे, और हिंडनबर्ग पे लोगों का पूरा भरोसा था। प्रेसिडेंट वो हैं, बाकी सब लोग आते जाते रह रहे हैं। तो हिंडनबर्ग हिटलर को कभी पसंद नहीं करते थे, भरोसा नहीं था उन्हें कि ये आदमी क्या कर सकता है। और ये सब लोग जो थे कंजर्वेटिव से थोड़े, इनको हिटलर से इस बात का डर लगता था कि वर्कर्स पार्टी है, भले ही बातें करता है इधर उधर, लेकिन वर्कर्स पार्टी भरोसा नहीं कर सकते। तो यहां इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन चारों लोगों ने, जितने भी कंजर्वेटिव्स थे, इन्होंने कहा कि हम हिटलर को चांसलर बना देते हैं, और हिटलर को 8 कैबिनेट मेंबर्स में 2 कैबिनेट मेंबर्स इसके होंगे। तो हिटलर चांसलर हो जाएगा, तो जनता को भी लगेगा चलो हमारा चुना हुआ लीडर है, और इसकी ताकत भी हम कंट्रोल में रखेंगे, क्योंकि 8 में से सिर्फ इसको 2 मिनिस्टर्स दिए गए हैं। तो बाकी चारों ने ये सोचा था कि हम हिटलर को, अब सेलिब्रिटी हो गया है और ऐसा ऐसा, तो ताकत दे देंगे लेकिन कंट्रोल में रखेंगे, और ताकत मिलने के बाद ये हमारे इशारों पे नाचेगा।
तो सब ने ये सोचा था, और हिटलर को इन्होंने हिंडनबर्ग को मना लिया सबने कि हिटलर को चांसलर बना दीजिए, और हिटलर को चांसलर बना दिया जाता है, और बाकी सब लोगों को महान बनाना है तो इनको खत्म करना है, और ऐसा वैसा हर चीज का ब्रेन वॉशिंग शुरू हुआ। और जब एक ही बात आपको बार बार सुनाई जाती है तो लोग मानने भी लग जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जाते जाते बस हिटलर बहुत पावरफुल ओरेटर रहा ये। ठीक है, तो यहां से हिटलर का राइज होता है, और 1933 के बाद फिर जैसे हम देखते हैं अगले ही साल ये जो प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग थे इनकी डेथ हो जाती है, और प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग की डेथ के बाद हिटलर ने जितने भी सब लोग थे सब अपनी ताकत इसके पास, और इतने सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है पार्टी के अंदर ही, तो इस सब के चलते सारी आर्मी सब कुछ इसने अपने कंट्रोल में ले लिया कि जितने भी लोग थे सबने स्वर्ण किया, प्रतिज्ञा लेते हैं हिटलर का साथ देने की। तो प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग, वाइमार रिपब्लिक, वो सब एंड होता है, और यहां से हिटलर ने टाइटल लिया फ्यूरर, और सब लोग इसकी बात मानेंगे, अनकंडीशनल बिहेवियर। नई जर्मन पार्लियामेंट बनती है। ये नई जर्मन पार्लियामेंट अब पार्लियामेंट नहीं थी, नाजी पार्टी का एक रिप्रेजेंटेशन था। और 1933 के बाद से ये चीज शुरू होती है, रिकंस्ट्रक्शन, जिसका मतलब बड़े इंडस्ट्रीज से पैसा लेना, नई इंडस्ट्रीज चालू करना, युद्ध की चीजें बनाना, मिलिट्री बनाना, आपको टैंक्स बनाने हैं, फाइटर प्लेन्स बनाने हैं, तो सारे के सारे देश की सारी ताकत को आपको इधर लगाना है। पैसा है नहीं, उधार लेके काम करना है, बड़े 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 बिजनेसेस से उधार लेके काम करना है। और आप उधार चुकाओगे कैसे? हम आपसे पैसा ले रहे हैं, हम सेना बनाएंगे, हम टैंक्स बनाएंगे, हम हवाई जहाज बनाएंगे, हम पूरे यूरोप को जीतेंगे, और जब हम पूरे यूरोप के राजा होंगे तो हम आपको पैसा लौटा देंगे। उधार लेके आर्मी बनाओ और सबको मारो, काटो, लूटो, और फिर उधार चुकाओ। तो ये इसकी स्ट्रैटेजी थी। और साथ ही साथ में सब लोगों को मारना, होलोकॉस्ट जिसको कहा गया, सबको मारो, खत्म करो। यहूदियों के सेंस में तो कुछ ज्यादा बदनाम है हिटलर, मरवाया इसने सबको, इसने छोड़ा किसी को नहीं। ठीक है, तो यहाँ ये सब चीजें आज कंप्लीट होती हैं, बाकी सब चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। अभी तक सब क्लियर है? कोई डाउट किसी को?